ग्रामीण विकास के लिए जो आपने समझा हो कि उपयुक्त कोई योजना हो, कोई व्यवहार हो, जो ग्रामीण को विकास कैसे किया जाए। देखिए, ग्रामीणों में एक तो दो तरह की बातें होती हैं। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले शहरी और ग्रामीण के बारे में बात किया, तो शहर में अगर हम गौपालन की बात करते हैं तो शहर में क्या होगा कि गाय के गोबर को साफ करने के लिए नौकर रखना पड़ेगा, तो खर्चा बढ़ेगा। लेकिन गाँव में गाय के गोबर को अगर हमें को साफ करना होगा तो गाँव के ही लोग कर रहे हैं, जिसने गाय पाला है वही करता है। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे गांव ऊपर उठ सकता है। जैसे मान लीजिए गौपालन की, गौपालन गो वंश को संरक्षित और संवर्धित करता है। अब जैसे ये बहुत बड़ा विषय है ग्रामीण विकास, लेकिन एक छोटे से उदाहरण से गौपालन से मैं आप शुरुआत करता हूँ कि गौपालन जो है वो हर तरह से किया जा सकता है और प्रॉफिटेबल भी है, इंश्योरेंस भी है उसमें। पहले टाइम बन जाती थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, नुकसान होता था किसान। अब क्या है कि गांव के संरक्षण के लिए बहुत सारी योजनाएं, खान पान के लिए, उनके रहने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। दूसरी बात, जो गाय कम दूध देती है, जैसे छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो कोसली नस्ल की गाय हैं, वो आधा किलो दूध या 1 किलो दूध मैक्सिमम देती है। तो वहाँ अच्छे गोठान बनाने की आवश्यकता है। पिछली सरकार ने गोठान बना दिया, न खाने की व्यवस्था थी, न पानी की व्यवस्था थी, लोगों को जमीन दी हुई। आज पूरा गौवंश सड़क पर फिर आ गया। मेरा उसमें यह कहना है कि यदि आपके पास 1000 गायें हैं तो उसमें नंदियों को गाय से अलग कर दीजिए। नंदियों को गाय से अगर आपने अलग कर दिया और वहां कोई अच्छी जाति का नंदी, गिर, साहिवाल या ऐसे कोई बहुत अच्छी जाति का नंदी बचपन से गाय के साथ रहने लगेगा, तो आने वाली जो संतान होगी वो ज्यादा दूध देने वाली, और उसमें संवर्धन भी होगा, दूध भी पैदा होगा और उसका संरक्षण भी हो सकता है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात थी कि यदि गऊ को भोजन की कमी है तो हमारे देश में कितना अनाज सड़ता है जो रखने की जगह नहीं। हम पिछले 5 वर्षों के सड़े हुए अनाज का कैलकुलेशन कर लिया और 50% अनाज जो है वो हम सिर्फ ये मान के चले कि पशुपालन में दे दें तो लागत कम हो जाएगी, क्योंकि जो शराब का अनाज है किसी काम का नहीं आएगा, या तो आप शराब बनाओगे। तो उस अनाज को लेकर हम काम कर सकते हैं। दूसरी बात, गन्ना की खेती होती है। गन्ने की खेती में शक्कर बनाने के बाद जो सीरा होता है वो भी गाय के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पैरा होता है वो गाय के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो बहुत कम कीमत पर गाय के लिए भोजन हम बना के दे सकते हैं। दूध ज़्यादा होता है तो हमको अमूल से सीखना होगा कि दूध ज़्यादा हो गया, कोई लेने वाला नहीं है, तो दूध को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे ठंडा कर लो, तो उससे क्या हो जाता है, दूध ज़्यादा दिन तक चलता है। तो इस तरीके से फायदा होता है। और वैल्यू एड होनी चाहिए उस वैल्यू एड का मतलब, जैसे दूध है, सामान्य दूध है, 4 घंटे से ज़्यादा नहीं टिकता, लेकिन दही बना देंगे तो 1 दिन चलेगा। दही से मक्खन बना देंगे तो और उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। मक्खन से घी बना देंगे तो उसकी और लाइफ बढ़ जाएगी, और कीमत भी उसी अनुपात में फिर बहुत तेजी से बढ़ती है। मछली पालन आपके संसार से कैसा ग्रामीण विकास के लिए योजना है? देखिए, ये भी योजना बहुत बड़ी योजना है और ये लखपति दीदी बनाने की बहुत अच्छी योजना है। मैं जो पहले गौ पालन के बारे में बोल रहा था वो तो करोड़पति भी बना सकती है, लेकिन मछली पालन करना, मछली के लिए तालाब चाहिए, और तालाब अगर बना है तो जल संरक्षण का भी काम हो रहा है। गाय का गोबर है तो गाय के गोबर से गैस, अगर गोबर गैस बनाते हैं और वो अगर गोबर गैस बनाने के बाद जो स्लरी निकलती है उसमें केचुए बहुत पलते हैं और केचुआ मछली खाता है, केचुआ को मछली खाती है, तो मछली का भी भोजन बच गया और पौष्टिक भोजन मिल गया, प्राकृतिक भोजन मिल गया।
तो मछली जल्दी बढ़ेगी होगी। और तालाब बना देने से क्या हो गया, जल संरक्षण भी हो गया, बहुत सारा पानी उसमें इकट्ठा भी हो गया जो बैंक के नदियों में नहीं चला गया। तो वो पानी धीरे धीरे जमीन में धसेगा तो जमीन के लेवल को भी उठाएगा। तो ये जल संरक्षण का और मछली पालन का दोनों का काम एक साथ हो रहा है। कभी भी बारिश का पानी अगर किसी सूखे हुए भी तालाब में इकट्ठा होता है तो ये मान के चलिए कि 6 से 8 महीने तक तालाब में पानी रहता ही है। गाँव में बहुत सारे तालाब बनाए जाते थे इसीलिए कि लोगों को नहाने का भी पानी मिल जाए, कपड़ा धोने का लिए भी पानी मिल जाए, पशुपालन के लिए भी पानी मिल जाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे के साथ मिलकर बना सकते हैं। और आज तो मछलियाँ भी बहुत ज़्यादा रेट में लोग खरीद रहे हैं और मछली पालन एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है। मधुमक्खी पालन के बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए जो विशेष कई प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं जिसमें बेसिक चीज़ें जो है कि वो मधुमक्खी को फूल की आवश्यकता होती है और फूल के परागकरण को लेकर उसको वो मधु के रूप में कन्वर्ट करके रखती हैं। एक तो ये बात होगी। और यदि उसके आसपास फूलों की खेती भी होगी तो मधुमक्खी अपना स्थान दूसरी जगह ले जाए। एक और बहुत बड़ी बात कि मधुमक्खी का जब हमको डंक लगता है तो वो हमारे को मधुमक्खी का जहर क्या रहता है। यदि उसका संचयन हमने कर लिया, उसके संचयन की भी विधि है, तो वो जहर जो है वो करोड़ों रुपए में बिकता है। और हार्ट के मरीजों को उस समय लगाया जाता है जब उनका हार्ट करना फाइनली बंद हो जाता है और सारी दवाइयों का असर बंद हो जाता है। एक 10 ग्राम जो जहर है वो करोड़ों में बिकता है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि मधुमक्खी पालन करोड़पति दीदी बनाने की योजना है, लखपति दीदी की योजना नहीं है। हाँ, इसमें नियम कायदे से करना चाहिए। सरकार की सब्सिडी भी है, गोपालन में भी है, मछली पालन में भी है और मधुमक्खी पालन में भी है। तो सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहित करने की योजना है उसकी जो प्रक्रिया है उसके अनुसार आनी चाहिए। और सब्जी की खेती के लिए क्या सरकार से कोई व्यवस्था है इस तरह, इसके लिए लखपति दीदी योजना बच सकती है सब्जी से? देखिए, आजकल पॉली हाउस आ गए हैं और पॉली हाउस आने के कारण ये हो गया है कि ऐसी सब्जियां जिनको पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर के लिए आवश्यकता होती है, आर्द्रता, नमी, वो हम पॉली हाउस के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। तो उससे हर मौसम में हर सब्जी प्राप्त हो सकती है। तो जो महंगी सब्जियां बिकती हैं अभी हमारे देश में, अभी भी सब्जियां इधर उधर से आ रही हैं, बाहर से भी आ रही हैं, कई प्रदेशों से ट्रांसफ़र हो रही है और कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ सब्जियां पहुँच भी नहीं पा रही हैं। तो जो सरकार इसमें छूट दे रही है, पॉली हाउस बनाने में भी छूट दे रही है, तो इसलिए उस छूट का लाभ अगर हम लेते हैं, यदि 50 लाख भी खर्च हो रहा है और उनको 25 लाख भी मिल गया तो लखपति तो बन ही गया। तो इसलिए ये भी एक बहुत अच्छी योजना है और इसमें भी लखपति दीदी योजना साकार हो सकती है। फूलों की खेती? फूलों की खेती, हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। आजकल आप देख रहे होंगे कि कोई भी किसी से मिलता है तो एक फूलों का गुलदस्ता लेके जाता है। तो फूल तो बहुत महत्वपूर्ण है और यदि हम फूलों की खेती कर सके, अगर मान लीजिए जैसा कि हम केसर की खेती कश्मीर में होती है और ये केसर की खेती दिल्ली में होने लग जाए, ये केसर की खेती केरल में होने लग जाए, तो इसका मतलब क्या है, या छत्तीसगढ़ में होने लग जाए, तो इसका मतलब क्या है कि उस जगह में जो टेम्परेचर और प्रेशर और पॉली हाउस के साथ अगर हम काम करते हैं तो बहुत भिन्न है। आजकल मंदिरों के भी सामने देखिए बहुत सारे फूलों की दुकानें लगने लग गई हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में फूल मिलते हैं। तो इसलिए फूलों की खेती भी अगर आदमी करे तो आराम से बहुत अच्छा मुनाफा पैदा किया जा सकता है। मैं तो ये भी देखा हूँ कि रायपुर जैसे शहर में, छत्तीसगढ़ में, बेंगलोर से फूल आते हैं और यदि ये फूलों की खेती वहीं पर हो गई तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और इसमें भी सरकार की सब्सिडी है।
इसमें भी बहुत सारे उद्यानिकी है और विभाग की सब्सिडी मिलती है इसमें। दूसरी बात ये आती है कि प्रकृति को समंजस करने के लिए जल संरक्षण, वायु संरक्षण, मिट्टी संरक्षण बहुत बड़ी मुद्दा है आज के समय में। इसको कैसे किया जाए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जल संरक्षण तो ऐसा है कि अगला विषय हिंद जल के लिए ही होना है, और लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, और पीने का पानी दूषित हो चुका है। हम बॉटलों में पानी पी रहे हैं और हम देख रहे हैं कि 5 रुपए से अब बॉटल 20 रुपए में आने लग गई है। पूरे देश के सभी लोगों को साफ सुथरा पानी में अभी तक नहीं मिल पा रहा है, और इसका कारण क्या है? वर्षा का जल जो सबसे शुद्ध होता है उसका हम संरक्षण बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। जगह जगह तालाब खोदना चाहिए, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए जो मिट्टी है औद्योगिकीकरण के कारण वह उसका नुकसान हो रहा है और जल का संरक्षण नहीं हो रहा है। अब मृदा मतलब मिट्टी। बारिश होती है, पहले छोटी बूंद थी तो पड़ी रहती थी तो पर्कुलेशन होता था। अब मिट्टी के जो बारीक कण है वो उस तेज बहाव में बह जा रहा है, तो जो उपजाऊ मिट्टी है वो बह जा रही है, तो उसका संरक्षण भी बहुत जरूरी है। चेक डैम्स बना के किया जा सकता है, लेकिन ये भी नहीं हो रहा है। अब रही बात वायु संरक्षण की, तो वायु संरक्षण में भी क्या है कि अगर वृक्षारोपण नहीं होगा तो हम वायु का कहाँ से हम पैदा करें? प्राण वायु जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं वो तो सिर्फ वृक्षों के द्वारा मिलती है। तो हमें तो ये चाहिए कि हर आदमी कम से कम 1 पेड़ जरूर लगाए, अपने जन्मदिन के दिन लगाए, अपने मैरिज एनिवर्सरी के दिन लगाए, बच्चों की पैदाइशी के समय लगाए। इन पेड़ बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं, कुछ ऐसी झाड़ियां भी होती हैं जो घर में लगाने से 24 घंटे ऑक्सीजन देती। तो हमें शहरों में भी ऑक्सीजन का घनत्व बढ़ाना है, और जो सूखी जमीन है, जो मिट्टी बह जा रही है, उसको भी रोकने के लिए हमको वृक्षारोपण की जरूरत पड़ेगी। और ये वृक्ष ही ऐसी इंडस्ट्री है जो कार्बन डाइऑक्साइड देती है, जो हमारी पृथ्वी के लिए खतरनाक है, और प्राणवायु ऑक्सीजन हमें देती। तो इसलिए इसी प्रकार से जल, मृदा और वायु का संरक्षण किया जा सकता है। कोई इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत या समझदारी की ज़रूरत नहीं है। काम बस इतना ही है कि हमें यह मानना है कि भाई हमारी आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन कौन देगा, कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये चीज समझना होगा। जब हम एक आदमी पूरे जीवन भर में कितना जल लेता है और खाने के लिए क्या पदार्थ चाहिए। मिट्टी रासायनिक हो गई है, अशुद्ध हो गई है। चलो गांव की ओर, अब ये नया समय आने वाला है। जो बहुत देहाती लोग होंगे वो अब गांव में जाकर बड़े बड़े फार्म बनाने लगेंगे और उसके बीच में रहने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए इससे पहले कि समय हमको ज़बरदस्ती ले जाए वहाँ पर, हम खुद से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ये उसी प्रकार है जैसे हम पैदा हो रहे हैं और भोग की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, लेकिन हर उम्र के अनुसार भोग निर्धारित है। हमें अपने हिसाब से, अपनी आयु के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से काम करने की आवश्यकता है। अभी हम चर्चा कर रहे थे गांव के विकास के लिए। इसमें कृषि विश्वविद्यालय, पशुपालन विश्वविद्यालय का कोई योगदान रहा है कि नहीं रहा है कि ऐसे लोग काम के लिए इंस्टीट्यूशन बना रखे? देखिए, मैं बहुत बारीकी से इन संस्थानों में और विश्वविद्यालयों से जुड़ा हूँ, इनकी गतिविधियों को भी बहुत अच्छे से जान रहा हूँ। सहकारिता में काम करने के कारण मैं सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों से भी मिलता हूँ, सहयोग भी मांगता हूँ और बच्चों के जो जानकारी दी जा रही है वो भी देखता हूँ। और बड़े दुख के साथ जब ये कहता हूँ कि ये जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या
पशुपालन विश्वविद्यालय और अभी उद्यानिकी विश्वविद्यालय भी एक नया आ गया है। इसमें आपस में सामंजस्य भी है। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक कुलपति महोदय से मैंने मिला उद्यानिकी विश्वविद्यालय के, वो 5 साल से कुलपति थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई सर अपने विश्वविद्यालय की कुछ उपलब्धियां हैं? बोले अभी तो यूनिवर्सिटी नई बनी है, क्या है? एक एक प्रोफेसर की तनख्वाह 1 लाख रुपए से कम नहीं होती है। आप कल्पना कीजिए कि 1 लाख रुपए की तनख्वाह है और पढ़ाने के लिए 2 लड़के भी नहीं। तो कहीं ना कहीं हमको ये भी देखना होगा कि देश का जो पैसा है वो गलत यूज में तो नहीं जा रहा है। और दूसरी बात, जब ग्राम विकास हो तो इसमें जितनी कृषि की विधाएं हैं, इन सब में से 2-2, 4-4 लड़कों को एक साथ एक उच्च पर बैठा के कैसे गांव का विकास होगा, उस पर अगर हम विचार करेंगे तो तभी इस अलग अलग विश्वविद्यालयों के लड़कों के साथ बैठकर हम ग्राम स्वराज और ग्राम सुराज और ग्राम विकास कर सकेंगे। अन्यथा तो ये संभव नहीं है। क्योंकि आज के समय में जो विद्यार्थी मैं जो देख रहा हूँ, वो रिसर्च पेपर जब आते हैं बनाते हैं, वो 10 रिसर्च पेपर को एक साथ ले लेते हैं, उनमें से कुछ इसमें से तो उसमें से निकाल के अपना एक नया रिसर्च पेपर दे देते हैं। न वो जमीन पर जाते हैं, न वो इंजीनियरिंग में जाते हैं, न वो 6 महीने के प्रशिक्षण में जाते हैं, न कोई भी ऐसा काम नहीं करते। इसलिए मेरा तो ये रिक्वेस्ट होगी सरकार से कि हर छात्र में, जैसे मेडिकल के छात्र जाते ही है ना, पढ़ने के बाद उनको इंटर्नशिप में जाना पड़ता है, 1 साल भी जाते हैं, तो इन सभी को 1 साल के लिए इंटर्नशिप में प्रत्येक जिले में जाना चाहिए और तभी सही मायने में ग्राम विकास होगा। राज्य के कृषि मंत्रालय, राज्य के पशुपालन मंत्रालय, राज्य के सहकारिता मंत्रालय का समायोजन इनमें होता है कि नहीं होता है? ये सब अलग अलग मंत्रालय है। हाँ, बड़ा गंभीर विषय है। अब इस पर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए नहीं मालूम, लेकिन मैं एक बात आपको ये बिल्कुल दृढ़ता से कहूँगा कि अगर हम सहकारिता मंत्रालय की बात कर रहे हैं या पशुपालन की बात कर रहे हैं, कृषि प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, कृषि मंत्रालय की बात कर रहे हैं, तो ये सभी एक दूसरे से के पूरक हैं। लेकिन इनमें आपस में सामंजस्य नहीं मैंने देखा है। और यदि इन सारे लोगों को मिला के सहकारिता मंत्रालय में ही डाल दिया जाए, सारे मंत्रालय, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो उद्यानिकी हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो यांत्रिकी हो, सबको एक साथ मिला के सहकारिता मंत्रालय बना देना चाहिए। तो उसके कारण जो फिर फायदा होगा वो बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बात, सरकार की जो योजनाएं बनती हैं वो भी, अगर कृषि मंत्रालय है तो कृषि मंत्रालय का सामंजस्य केवल कृषि विश्वविद्यालय से होगा। उद्यानिकी मंत्रालय है तो उद्यानिकी मंत्रालय का सिर्फ उद्यानिकी मंत्रालय से होगा। सहकारिता भी अलग है, कौशल विकास भी अलग है। हम देश में लखपति बनाने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब मंत्रालय आपस में अगर एक साथ बैठ के काम करते हैं तो निश्चित रूप में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा हम विकास अपने देश का कर पाएंगे। वैसे भी हमारा देश आज 5वीं अर्थव्यवस्था पे है। मैं तो ये अभी से ये कहता हूँ कि हमारे देश में इतना पैसा है और इतना धन है कि हम अभी भी अपने आप को ये कह सकते हैं कि हम देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में। लेकिन कौन सा पैसा कहाँ आ रहा है, किस जगह जा रहा है, ये हम और आप बहुत अच्छे से देखते हैं। शपथ तो हम लेते हैं कि हाँ हम इसकी शपथ ले रहे हैं, लेकिन कितने लोग उस शपथ के अनुसार काम कर रहे हैं? तो इसलिए मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि ये मंत्रालयों में और राज्य सरकार के मंत्रालयों में, केंद्र सरकार के मंत्रालयों में, और जो डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसके बारे में जो सजेशन जो केंद्र सरकार ने माना हुआ है, राज्य सरकार ने माना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर 100% फॉलो नहीं हो रहा है। हर सरकार अपने हिसाब से, अपने उपलब्धि के हिसाब से काम कर रही है कि हम कागज में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धि दिखा सकें।
अब छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धान खरीदी का वो ये है, तो आसपास के पड़ोसी राज्य से सब जगह से धान आ जाता है। अब कृषि विश्वविद्यालय से अगर आप पूछिए कि 1 एकड़ में धान कितना पैदा होगा, तो बोलेंगे 15 से 21 एकड़, 15 से 21 क्विंटल। तो वहाँ तो मिट्टी भी हो गई, सिंचाई भी हो गई, सारी चीज़ हो गई। अब यहाँ जो किसान बेचने वाले हैं वो सब 21 क्विंटल बेच रहे हैं। वास्तविकता से हम फॉर्म ढूंढ रहे हैं, हमें जाना पड़ेगा, गांव के साथ रहना पड़ेगा, इसे वोट की राजनीति नहीं बनाना पड़ेगा, वसुधैव कुटुंबकम के साथ चलना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी के जैसे लोगों से निपटने के लिए केवल एक रास्ता है, हमारी मुस्लिम बहनों को कॉन्वेंट एजुकेशन सरकार फ्री में दे दे। अगर हमने दे दिया कॉन्वेंट स्कूल में एजुकेशन, उसको सरकार ने फ्री में दे दिया, तो कभी उनकी साथ 3 शादियां नहीं हुई। हमारे यहाँ हम जिस धर्म से आते हैं वहाँ एक पत्नी से भी हम डरते हैं। कैसे लोग 3-3 पत्नियों को रखते हैं, और सब लोग पर्वा प्रथम है। और आज के समय में दूसरे धर्म के लोग खुले घूम रहे। सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। हमारे संस्कार ये चीज के लिए अलाउ नहीं करते हैं।